भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो विभ्रंश घाटी में आपकी देखो यहाँ पर दो ऑप्शन सही है। नर्मदा भी विभ्रंश घाटी में बहती है और आपकी ताप्ती भी विभ्रंश घाटी में बहती है। नर्मदा और ताप्ती अरब सागर में गिरती हैं। भागीरथी और अलकनंदा के संगम पर कौन सा नगर स्थित है? ये वो प्रयाग स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत में से है ये। इन नदियों का संगम देवप्रयाग कहलाता है, भागीरथी का और अलकनंदा का। ठीक है, ये गंगा नदी की प्रमुख स्रोत हैं। अगला क्वेश्चन देखो, तो भागीरथी और अलकनंदा कहां पर आकर मिलती हैं? तो जो शहर उनके किनारे बसा है वही देवप्रयाग में आकर मिलती हैं। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो, भागीरथी और अलकनंदा सेम, देवप्रयाग सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी कौन सी है? तो भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी, यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 गंगा। गंगा नदी है जो अपने साथ अच्छी अच्छी मिट्टी प्रवाहित करके लाती है और आजू बाजू छोड़ देती है। गंगा नदी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगले प्रश्न में पूछा गया आपसे निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए प्रसिद्ध है? तो यहां पर सही आंसर है कोसी नदी। कोसी नदी अपना रास्ता बदलने के लिए प्रसिद्ध है। ये कहां से निकलती है? तो नेपाल के मध्य हिमालय के पार से निकलती है कोसी नदी भी। ठीक है, आपको ये बताना है। अगला क्वेश्चन, बिहार का शोक या बिहार का विषाद, ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं क्वेश्चन पढ़ा हुआ, इतनी बार आया कि पूछिए मत। कोसी नदी, कमेंट करके बताओ बंगाल का शोक कौन सी नदी है? बंगाल का शोक किस नदी को बोलते हैं? कमेंट करिए सभी, देखते हैं कितने लोगों को पता है, कितने लोग शिद्दत से पूरा वीडियो देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। दोस्तों इसका पार्ट 2 भी है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। तो यदि पार्ट 2 चाहिए तो पूरा वीडियो देखो और कमेंट करके बताना। उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाली राष्ट्रपारीय नदी कौन सी है बताइए? उत्तर पूर्व में बहने वाली राष्ट्रपारी नदी, सिंपल आपको बताया था, ब्रह्मपुत्र, राष्ट्र के पार, तिब्बत से। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का हिस्सा नहीं है? तो नर्मदा नदी 3 राज्यों से होकर बहती है। ठीक है, उन तीनों राज्यों का नाम बता देता हूं मैं आपको। मध्य प्रदेश पहला, उसके बाद वो बहती है आपकी गुजरात और महाराष्ट्र। इन 3 राज्यों से होकर बहती है। राजस्थान, नर्मदा नदी राजस्थान से नहीं बहती, बिल्कुल भी याद रखना। ठीक है, मध्य प्रदेश, गुजरात, पहले मध्य प्रदेश से जाती है, उसके बाद थोड़ा सा आ जाता है महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात में। ठीक है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती बताइए? अरब सागर में नहीं मिलती प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी है? तो कावेरी नदी जो है वो अरब सागर में नहीं मिलती। भारत की पेरियार, नर्मदा और ताप्ती नदी अरब सागर में मिलती, जबकि कावेरी जो है बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। ये इस तरफ बहती है, बाकी ये तीनों इस तरफ बहती हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है? तो दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है सोन नदी। ये कहां से कहां बहती है? तो ये पटना के निकट गंगा में जाके मिल जाती है और ऊपर की तरफ बहती है मध्य प्रदेश से होते हुए पटना में जाके बिहार में गंगा नदी में मिल जाती है, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी नदी ज्वार नदमुख या एस्चुरी बनाती है इनमें से? तो इनमें से एस्चुरी बनाने वाली नदी है नर्मदा नदी, याद रखना। ठीक है, नर्मदा का उद्गम स्थल मैंने बताया था मेकाल पर्वत, अमरकंटक की चोटी है ना। अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीप की पश्चिम ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है नर्मदा नदी, और यह भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, और यह नदी अपने मुहाने पर डेल्टा की तरह एस्चुरी बनाती है, याद रखना। ठीक है, डेल्टा की जगह एस्चुरी बनाती है। अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है? तो ये कावेरी नहीं गिरती, गंगा नहीं गिरती, यमुना नहीं गिरती। देखो यमुना गंगा में मिल जाती है, गंगा जाके कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में, और कावेरी भी वहीं जाके गिरती है। केवल नर्मदा जो है अरब सागर में गिरती है। ठीक है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लाइक कर दिया सभी ने? एक बार चेक कर लो जल्दी से, लाइक कर दिया या नहीं? सभी चेक कर लो जल्दी जल्दी, लाइक कर दिया या नहीं। अगला क्वेश्चन है आपका, विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? तो विजयवाड़ा आपका ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी के किनारे स्थित है विजयवाड़ा। ठीक है, अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी किस चीज पर? अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था, ऑप्शन नंबर ए, मनसबदारी प्रथा थी वहां पर। अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुजफ्फर खान तुर्बती। दीवान शब्द फारसी का शब्द है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था। ठीक है, और यहां पर जो है मुजफ्फर खां तुर्बती को अकबर द्वारा दीवान का पूर्ण रूपेण दर्जा दिया गया, याद रखिएगा। आर्थिक मामलों एवं राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दीवान जो होता था ना, आर्थिक मामलों और राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी होता था। अगला क्वेश्चन देखिए, अकबर ने जिस मनसबदारी प्रथा को लागू किया वह किस देश से में प्रचलित थी सबसे ज्यादा? तो उसने लिया था मंगोलिया से। ठीक है, मुगल मनसबदारी प्रणाली मध्य एशिया से ली गई थी। इस प्रकार का सैन्य विभाजन चंगेज खान, जो आपको बताया था ना मैंने, तुर्की चंगेज खान मंगोल शासक था। मंगोल सेना चंगेज खान ने जो है नेतृत्व किया था मंगोल सेना का, और अकबर द्वारा प्रथम मनसबदारी प्रणाली यद्यपि काफी हद तक नवीन थी, लेकिन थोड़ी बहुत मंगोल सैन्य विभाजन पर आधारित थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो जाप्ती प्रणाली ऑप्शन नंबर डी, ये अकबर की उपज थी। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रणाली प्रचलित थी। ठीक है, जाप्ती प्रणाली यूज करते थे वो। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो,
टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो टोडरमल जो है भू राजस्व में ख्याति अर्जित की थी उन्होंने। टोडरमल भू राजस्व क्षेत्र में बहुत फेमस थे, याद रखिएगा, ठीक है। टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता था, जो उन्होंने स्थायी बंदोबस्त वहां पर लागू किया था, स्थायी प्रारूप स्टार्ट किया था। इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका दहसाला व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी। कई क्वेश्चन आपने मुगल शासन से रिलेटेड बिल्कुल नए नए देख रहे होंगे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चन बहुत नए नए हैं। टोडरमल संबंधित थे तो सभी को पता है किससे संबंधित थे, ऑप्शन नंबर बी, मालगुजारी सुधारों से संबंधित थे टोडरमल। अकबर ने दीन इलाही किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो अकबर ने जो दीन इलाही प्रारंभ किया था, यहां पर ऑप्शन नंबर डी 1582 ईस्वी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दीन इलाही की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत अकबर ने जो है सभी धर्मों के मूल सिद्धांतों को सम्मिलित किया था और इसे सर्वमान्य बना दिया था, ठीक है, याद रखिएगा। और हिंदुओं में बीरबल ने सबसे पहले से स्वीकार किया था। किसने? बीरबल ने दीन इलाही को सबसे पहले स्वीकार किया था हिंदुओं में, याद रखिएगा। दीन इलाही को स्वीकार करने वाला बीरबल था, ठीक है। फिर राजा भगवान सिंह और राजा मान सिंह ने भी इसको कबूल किया, इसको कबूल करने से इनकार कर दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या था? तो फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना, ऑप्शन नंबर सी, वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। अलग अलग धर्मों के लोगों के साथ अकबर चर्चा करता था, उसको इबादत खाना बोलते थे, वो जो कि फतेहपुर सीकरी में था। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो इनमें से फतेहपुर सीकरी में कौन सा नहीं है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका पंचमहल। बाकी स्वर्ण महल है, जोधाबाई महल है, अकबरी महल है, पंचमहल नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, आगरा से 36 किलोमीटर दूर है फतेहपुर सीकरी और यहां पर 1572 में जो है राजमहल सह किले का निर्माण हुआ था और इसमें जो है पंचमहल, स्वर्ण महल, सुनहला मकान, दीवाने आम, दीवाने खास, बीरबल कोठी आदि बिल्कुल प्रमुख है, याद रखिएगा, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन देखो, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? तो चांदी का सिक्का किस मुगल ने शुरू किया था? यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, शेर शाह ने स्टार्ट किया था चांदी का सिक्का, क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपए का विनिमय दर क्या थी? तो तांबे और चांदी के रुपए की विनिमय दर आपकी ऑप्शन नंबर डी 64:1 था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आपसे पूछा गया शेर शाह की मृत्यु हुई, तो शेर शाह की मृत्यु कलिंजर में हुई, याद रखिएगा। कलिंजर विजय के दौरान शेर शाह के सैनिक हुक्के गोले फेंकने में व्यस्त थे और बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकरा गया और वह गिरा और बारूद से भरे हुए गोले रखे थे, जहां पर आग लग गई और शेर शाह सूरी वहां से अध जला बाहर निकला। शेर शाह को दफनाया गया कहां पर? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सासाराम में शेर शाह को दफनाया गया, याद रखिएगा, ठीक है। सासाराम आपका किस प्रदेश में है? कमेंट करके बताइए, सासाराम किस प्रदेश में है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेर शाह ने करवाया था? तो यहां पर सही आंसर है दिल्ली की किला ए कोहना मस्जिद। किला एक कोहना मस्जिद जो थी शेर शाह सूरी द्वारा निर्माण कराई गई थी। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया गया था, यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर शाह द्वारा ही किया गया था दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? सही आंसर है वही आपका शेर शाह सूरी, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? क्या हो जाएगा यहां पर सही आंसर? तो सही आंसर है आपका बुलंद दरवाजा, ऑप्शन नंबर ए। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था 1572-73 ईस्वी में। फतेहपुर सीकरी नामक नगर की स्थापना की गई थी, ठीक है, याद रखिएगा। गुजरात के इतिहासकार और सलाहकार लोगों ने ये जो है वहां पर। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा अकबर ने। खुद अशिक्षित था लेकिन शिक्षा संबंधी सुधार उसने किए थे, याद रखिएगा, कई बार एग्जामों में पूछा गया है ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं, तो अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें फतेहपुर सीकरी में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर डी यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह था? तो यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पंचमहल। पंचमहल जो है बौद्ध विहार की तरह था, इसका नक्शा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जहांगीर महल स्थित है, बताइए कहां? तो जहांगीर महल कहां पर स्थित है? यहां पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आगरा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। अकबर का मकबरा कहां पर स्थित है? तो अकबर का मकबरा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदरा पर, सिकंदरा नामक गांव में स्थित है, याद रखिएगा, जिसे सुल्तान सिकंदर लोधी ने अपने नाम पर बसाया था। अकबर ने इसका नाम जो है बहिस्ताबाद रखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर। आगरा से थोड़ी दूर है, दिल्ली के रास्ते में। निम्नलिखित में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया? तो यहां पर सही आंसर है दिल्ली का लाल किला, ठीक है। दिल्ली का लाल किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया, इसका निर्माण शाहजहां के शासनकाल में कराया गया। यह चतुर्भुजाकार लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होने के कारण लाल किले का नाम प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखिएगा। किसने कराया था लाल किले का निर्माण? शाहजहां ने। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी अनुवाद किया था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महाभारत का फारसी अनुवाद किया था। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? तो सही आंसर है रज़्मनामा, याद रखिएगा, ठीक है, रज़्मनामा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी अनुवाद किया था? तो रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अब्दुल कादिर बदायूनी। तो महाभारत और रामायण दोनों का श्रेय इन्हीं को जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कमल की उपाधि दी गई थी? तो जरी कमल की उपाधि दी गई थी ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हुसैन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जैन साधु को अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा, जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, यहां पर सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, हरि विजय सूरी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दसवंत जो था अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालिक भारतीय राजा कौन था? तो एलिजाबेथ प्रथम के समकालिक थे अकबर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 1600 ईस्वी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है? यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया हुआ है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका रॉल्फ फिंच। ऑप्शन नंबर ए, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया था? तो अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में, ऑप्शन नंबर सी, 1576 ईस्वी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने लागू की थी? तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जहांगीर ने ये प्रथा लागू की थी। दो अस्पा, इसमें मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े रखने पड़ते थे और सिंह अस्पा में सवार पद के 3 गुने घोड़े रखने पड़ते थे मनसबदार को। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में अपने पहले निम्न में से किसे भेजा था? सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में भेजा था हॉकिंस को। ऑप्शन नंबर विलियम हॉकिंस, 1608 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ये आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो यहां पर सही आंसर है वही हॉकिंस, ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर। ब्रिटिश राजदूत के रूप में सर थॉमस रो भारत आया था, शासनकाल किसका था उस समय? यहां पर सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जहांगीर का शासनकाल था। ठीक है, जहांगीर याद रखना, थॉमस रो जब भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखो, भारत में इंग्लैंड का कौन सा दूत जहांगीर के पीछे अजमेर से मांडू आ गया था? तो यहां पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वही थॉमस रो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखना इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखो, एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया है वह कौन था? तो जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण देने वाले फ्रांसिस्को पेलसर्ट, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये डच पर्यटक थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये आपकी स्क्रीन पर। मुगल चित्रकला किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? तो भैया जहांगीर बहुत ही ज्यादा चित्रकला को लेकर प्रभावित था और मुगल चित्रकला सबसे पराकाष्ठा पर जहांगीर के समय पहुंची।